Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls, hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 3rd June 2020. Our topic of discussion is cell theory and cell structures. आज हमने सेल थ्योरी और सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पहले कल के लेक्चर को ज़रा अगर हम रिवाइज करें तो वो ये था कि चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़। तो सेल्स वो इतने छोटे होते हैं, ठीक है, उनका साइज़ इतना कम होता है कि वो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। तो इन्हें देखने के लिए हमें एक डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जो कि बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हमें मैग्नीफाई करके उन्हें रिजॉल्व करके दिखाती है ताकि वो हमें क्लियर नज़र आ सके, ठीक है। तो उसके लिए हमने माइक्रोस्कोप पढ़े और माइक्रोस्कोप की टाइप्स पढ़ी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है सेल थ्योरी के बारे में कि किस तरह सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन हुई, क्या उसकी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एरिस्टोटल ने बताया था, प्रेजेंट किया था एक आइडिया कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो तमाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रिलेटेड है एक दूसरे से, यानी उनकी बेस जो है वो सेम है। लेकिन बाद में इस आइडिया से बहुत से क्वेश्चंस निकले कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो समहाउ एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो कोई ना कोई ऐसा फंडामेंटल यूनिट होगा जो कि दोनों में बेसिक है, दोनों में सेम है, ठीक है। और लेकिन जब माइक्रोस्कोप यूज़ हुआ 17th सेंचुरी में तो कोई भी नहीं जानता था कि जो फंडामेंटल यूनिट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, वो क्या है। तो वो था सेल। सेल जो था वो सबसे पहले फर्स्टली डिस्क्राइब्ड हुआ बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया। उसने लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया, लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करके एग्जामिन किए हनी कॉम के अंदर से सेल्स, ठीक है। हनी कॉम जो था शहद की मक्खी का छत्ता, उसके अंदर उसने छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स देखे, उन कंपार्टमेंट्स का नाम सेलुलाई रखा और उसके बाद उसने इस टर्म को चेंज कर दिया सेल्स के साथ। फर्स्ट लिविंग सेल जो था वो ऑब्जर्व्ड हुआ काफ़ी साल बाद, ठीक है। डच नेचुरलिस्ट एंटोनी वॉन लिवेनहुक उसने बताया सेल्स के बारे में, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड टिनी ऑर्गेनिजम्स अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल्ड देम एज एनिमलक्यूल्स, ठीक है। उसने पॉन्ड वाटर में छोटे छोटे से टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे और उनका नाम उसने रख दिया एनिमलक्यूल्स। फिर उसके बाद तकरीबन अगली सेंचुरी और हाफ सेंचुरी तक जो सेल्स थे उनको कोई भी उसके बारे में बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च नहीं की, ठीक है। उनको कोई भी जो नेक्स्ट पॉइंट था वो नहीं मिला। उसके बाद 1809 में डी लामार्क, जैन बैप्टिस्ट डी लामार्क, उसने आइडिया प्रपोज किया कि nobody can have life if its parts are not cellular tissues and are not formed by cellular tissues। यानी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जिसमें सेल्स नहीं है, ठीक है, और सेल्स मिलकर टिश्यूज़ नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम में जो बेसिक है, बेसिक यूनिट वो सेल है और सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं। 1831 में ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को सेल्स के अंदर। 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस शिल्डन उसने स्टडीड किए प्लांट टिश्यूज़ और उसने स्टेटमेंट बनाई सेल थ्योरी की।
आफ्टर देन 1839 में जर्मन zoologist Theodor Schwann reported that all animal tissues are also composed of individual cells, के जितने भी animal tissues हैं वो तमाम भी अलग अलग सेल्स से ही मिलकर बने हैं। 1855 में Rudolf Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory. He proposed that all living cells arise from pre-existing cells. ठीक है, उसने कहा कि जितने भी नए सेल्स हैं वो तमाम पुराने सेल्स से मिलकर बने हैं। In 1862, Louis Pasteur provided experimental proof of this idea. 1862 में फिर लॉयस पास्टर ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इस आइडिया को। ठीक है, और हमारे पास बनी सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी जो है ये मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज है बायोलॉजी में। ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स थे फील्ड्स में, रिसर्च की फील्ड में। ठीक है, अब सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इंक्लूड द फॉलोइंग प्रिंसिपल। सेल थ्योरी में ये तमाम प्रिंसिपल्स हैं। All organisms are composed of one or more cells. Cells are smallest living thing, the basic unit of organization of all living organisms. Cells arise only by the division in previously existing cells. यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो तमाम एक या ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। अब सेल्स जो हैं वो इतनी स्मॉलेस्ट थिंग्स हैं कि वो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और नए सेल्स जो बन रहे हैं वो पुराने सेल्स की डिवीजन से बन रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताऊं वायरसेस के बारे में, जैसा कि आपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा है कि वायरसेस जो हैं वो ए सेलुलर हैं, यानी उन्हें सेल्स कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए उन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी नहीं रखा जाता। और सेल थ्योरी की डेफिनेशन जो है वो उन पर भी अप्लाई नहीं होती बिकॉज दे आर नॉट सेल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ना है सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस। ऑल दो ऑर्गेनेलीज जो कि सेल्स के अंदर हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सेल के अपने स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये चार जो हैं ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम इसमें इनकी डिटेल पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, उसके साथ साथ जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो साथ ही इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ना है सेल वॉल, बाकी के जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ठीक है, it provides shape, strength, protection and support to the inner matter protoplasm of the cell। और इसका काम है कि इसने शेप मेंटेन रखनी है सेल की, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी प्रोटेक्शन करनी है इनर लिविंग मैटर की। ठीक है, फ्रॉम द अदर हार्मफुल केमिकल्स और मटेरियल्स। और एनिमल सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वही होती है। ठीक है, सेल वॉल जो है ये रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये एनिमल सेल्स में नहीं होती है, ये प्लांट सेल्स में होती है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होती है। ठीक है, जबकि एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में कि प्लांट सेल्स में वैरायटी ऑफ केमिकल्स हैं उनकी सेल वॉल में। ठीक है, तो आउटर लेयर जो प्लांट सेल की है उसको प्राइमरी वॉल कहते हैं और वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, जबकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें दो लेयर्स होती हैं, एक प्राइमरी वॉल और एक इनर सेकेंडरी वॉल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स। तो जाइलम सेल्स की जो इनर लेयर है, इनर ऑफ द प्राइमरी वॉल, वो थिक है और वो कंटेन करती है लिग्निन। ठीक है, और कुछ दूसरे केमिकल्स।
सेल वॉल के सेल वॉल जो होती है उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एडजेसेंट टू द सेल्स होते हैं, यानी सेल्स के साथ साथ पोर्स होते हैं जिनकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर का वो एक दूसरे से शेयर होता रहता है, और उन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट अब है कि सेल वॉल की टाइप्स, कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह की सेल वॉल है, और सेल वॉल जो है उसमें कौन सा मटेरियल है। सेल वॉल की टाइप जो है वो डिपेंड करती है उस मटेरियल पे, ठीक है, जो मटेरियल उसके अंदर है। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल्स ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज, ठीक है। Their cell wall are made up of variety of chemicals. For example, chitin is present in the cell wall of fungi, ठीक है। सेल वॉल जो होती है फंजाई और दूसरे प्रोटिस्ट की, उनमें सेलुलोज नहीं होता है, ठीक है, और उनमें जो मटेरियल होता है, केमिकल होता है, उसका नाम है काइटन। बिल्कुल इसी तरह जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है, जो कि एक कम्प्लेक्स है अमाइनो एसिड्स और शुगर्स का। ओके क्लास, टेक आउट योर पेज 55, पेज नंबर 55 निकालें। Page number 55, the history of formulation of cell theory. In the history of biology, ancient Greek were the first who organized the data of natural world. Aristotle presented the idea that all animal and plants are somehow related. Later this idea gave rise to the question like, is there a fundamental unit of structure shared by organisms? But before microscope were first given use in 17th century, no one knew with certainty that living organisms do share a fundamental unit called cell, ठीक है। यानी एरिस्टोटल ने जो कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स समहाउ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब है, इससे ये क्वेश्चन उठा कि अगर वो रिलेटेड है तो हो सकता है कि उनमें कोई सिमिलैरिटी हो, कोई बेसिक यूनिट जो है वो सिमिलर हो। तो जब ये 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप यूज़ हुआ तो उसने बताया कि फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल है, जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स। Cells were first described by British scientist Robert Hooke in 1665. He used his self made light microscope to examine a thin slice of cork. Hooke observed a honeycomb of tiny empty compartments. He called the compartments in the cork as celluli. His term has come to us as cells, ठीक है। यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स को डिस्क्राइब किया, ठीक है, और उसने कैसे डिस्क्राइब किया, उसने हनी कॉम से कंपार्टमेंट्स को देखा जिनको सेलुलाई का नाम दिया, और बाद में वो टर्म चेंज होगी सेल्स में, और हम तक जो टर्म पहुंची वो सेल्स है। द फर्स्ट लिविंग cells were observed a few years later by Dutch naturalist Antonie van Leeuwenhoek. He observed tiny organisms from pond water under his microscope and called them as animalcules, और उन्होंने उसको animalcules का नाम दिया जो living organisms मिले थे। Take out your next page, page number 56. For another century and a half, the importance of cells were not appreciated by biologists. In 1809, Jan Baptiste de Lamarck proposed that nobody can have life, its parts and are not cellular tissues and are not formed by cellular tissues. In 1831, a British botanist Robert Brown discovered nucleus in the cell. In 1838, a German botanist Matthias Schilden studied plant tissues and made the first statement of cell theory.
He stated that plants are the aggregate of individual cells which are fully independent. ठीक है, यानी प्लांट्स जो हैं ये उन सेल से मिलकर बने हैं, उन इंडिविजुअल सेल से जो कि फुली इंडिपेंडेंट हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं करते. One year later, in 1839, a German biologist One year later, in 1839, a German zoologist, Theodor Schwann, reported that all animal tissues are also composed of individual cells. Thus, Schilden and Schwann proposed cell theory in its initial form. In 1855, Rudolf Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory. He proposed that all living cells arise from pre-existing cells. In 1862, Louis Pasteur provided experimental proof of this idea. Cell theory is regarded as one of the most fundamental knowledge in the biology. It has wide-ranging effects in all fields of research. After the initial presentation of cell theory by Schilden and Schwann, many details of cells were studied and cell theory was extended. Cell theory in its modern include the following principle. Number 1, all organisms are composed of one or more cells. Number 2, cells are the smallest living things, the basic unit of organization of all organisms. Number 3, cell arise only by the division in pre-existing cell. ठीक है, तो ये सेल थ्योरी के बारे में जो उसकी हिस्ट्री के बाद जो हमें पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं. ठीक है, तो ये तमाम सेल थ्योरी के बारे में है. और इसके बाद नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि वायरसेस से रिलेटेड है. ठीक है, उसमें बताया गया है कि वायरसेस जो हैं वो सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं. ठीक है, और ये सेल्स कंसीडर नहीं होते, इसलिए इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी नहीं रखा जाता है. तो इसमें आप वही लिख सकते हैं जो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट है सेलुलर स्ट्रक्चर्स. Take out your next page, cellular structures and functions. We are all well familiar with the basic organization of a eukaryotic cell. Here we will get some detailed learning about cellular structures and function. A cell is made by the assemblage of organelles. There are some structures in the cell that are not organelle but are still very important for the cell. These structures are cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton. ठीक है, यानी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनेलीज नहीं हैं, लेकिन ऑल्दो वो ऑर्गेनेलीज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, अब स्टूडेंट्स, आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं. ठीक है, यू आर इम्पोर्टेंट, लेकिन जो आपकी क्लासरूम है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक पेरिफेरी है जिसमें आप बैठे हुए हैं, उसने आपको होल्ड किया हुआ है. ठीक है, तो इसलिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं. तो आज हमने डिटेल जो पढ़ी सेल वॉल की, हम उसे रीड करते हैं. सेल वॉल. We know that not all living organisms have cell wall around their cells. For example, animals and many animal-like protists. Cell walls Cell wall is a non-living strong component of cell located outside the plasma membrane. It provides shape, strength, protection and support to the inner living matter of the cell. Plant cells have a variety of chemicals in their cell wall. The outer layer of plant cell wall is known as primary wall, and cellulose is the most common chemical in it. If some plant cells, for example xylem cells, also have secondary wall on the inner side of primary wall, it is much thicker and contain lignin and some other chemicals. There are pores in the wall of adjacent cells through which their cytoplasm is connected. These pores are called plasmodesmata. ये जो पैराग्राफ है इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, जबकि पहले पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन, इसकी लोकेशन और इसके फंक्शन के बारे में बताया गया था.
और सेकंड पैराग्राफ में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है टाइप्स ऑफ सेल वॉल अकॉर्डिंग टू द मटेरियल प्रेजेंट इन इट। तो सबसे पहले फंजाई और प्रोटिस्ट के बारे में। मैनी फंजाई एंड प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। देयर cell wall are made up of variety of chemicals. For example, chitin is present in the cell wall of fungi. ठीक है, chitin जो है वो fungi की cell wall में present है। Prokaryotes have a cell wall composed of peptidoglycate that is complex of amino acid and sugars. तो प्रोकैरियोट जो है प्रोकैरियोट उसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन है। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल में काइटिन है, प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज है और एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है जो कि इसकी आउटर लेयर है। ठीक है, इसके अलावा जो सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर एक पिंक बॉक्स है जिसमें साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, उनकी हिस्ट्री और उनके वर्क के बारे में बताया गया है। वो वाला जो टेबल है पिंक कलर में, बेटे आप सब ने वो अपनी नीड नोटबुक्स पे ड्रॉ करना है और उसको राइट करना है। ठीक है, और आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट जो है ये हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक टेबल बनाना है। ठीक है, उस टेबल में आपने सबसे पहले साइंटिस्ट की हेडिंग देनी है। ठीक है, उसके बाद उसके ईयर की हेडिंग, उसके बाद उसके वर्क की। ठीक है, इस तरह आपके 3 कॉलम बनने हैं। ठीक है, और रोज़ आपकी बनेंगी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ठीक है, कॉलम 3 ही बनेंगे। आप सीरियल नंबर भी दे सकते हैं, अगर सीरियल नंबर देंगे तो 4 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में आपने करना है ये, पहले साइंटिस्ट का नेम, फिर उसका ईयर और उसका वर्क। और जितनी भी ये हमने साइंटिस्ट पढ़े हैं हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी में, ये तमाम आपने उस जो टेबल बनाएंगे उस शीट पर, उस पर आपने मेंशन करने हैं। ठीक है, अगर कोई डेट आपको नहीं मिले इसमें हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी पे आपको वो डेट ना मिले तो पेज नंबर 57 पर जो पिंक कलर का बॉक्स बना हुआ है आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट वर्क जो है ये आपकी असाइनमेंट है। आपने ये असाइनमेंट शीट पे ये टेबल बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने असाइनमेंट को फोल्डर में डाल के अपने काम के साथ रख लेना है। ठीक है, ये असाइनमेंट भी आपकी चेक होगी आफ्टर वेकेशंस। Hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.